वस्तु को प्रति सेकंड 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। किसी वस्तु को प्रति सेकंड 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तब कितने वर्ष पश्चात वस्तु पर 1 कूलाम आवेश एकत्रित होगा। कितने वर्ष पश्चात वस्तु पर 1 कूलाम आवेश एकत्रित होगा। मैंने 1 इलेक्ट्रॉन मतलब प्रति सेकंड कितने दिया अपने आंसर कि प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इजिकल टू कितना दे दिया मैंने 10 की घात 9। प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी 10 की घात 9, ये n का मान है। अर्थात प्रति सेकंड वस्तु को दिए गए आवेश का मान कितना हो जाएगा, आवेश का मान कितना लेंगे अपन Q इजिकल टू कितना होता है n ही, n का मान कितना है 10 की घात 9 प्रति सेकंड इंटू कितना दे रहा 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना आएगा माइनस का 19 कूलम। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 10 की घात 9 और ये कितना 10 की घात 19। आधार क्या है समान, ये भी 10 है ये भी 10 है और दोनों किसमें गुणा में है। 10 और 10 कितना आधार समान है तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। घातें जुड़ेंगी तो 1.6 तो यूं का रहने दिया मैंने, इंटू कितना आ जाएगा 10 की घात माइनस का 19 प्लस का 9, तो 1.6 इंटू 10 की घात कितना बचेगा आपके पास माइनस का 10, क्योंकि माइनस 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा माइनस का 10। ये कूलाम आएगा, ये किसकी वैल्यू होगी Q की वैल्यू आएगा। पहली चीज क्लियर, अपने पास Q का मान है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 10 कूलाम। अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज सॉल्व करी है मैंने इस क्वेश्चन में अभी तक, प्रति सेकंड वस्तु को दिए गए आवेश का मान देखा है। किसका देखा है, प्रति सेकंड दिए गए आवेश का मान। मैं बात करूं कि t समय में कितना दे रहा हूं मैं उसको 1 कूलाम आवेश, तो t समय में दिया गया आवेश, t समय में दिया गया आवेश इजिकल टू कितना होगा, t समय में दिया गया आवेश इजिकल टू कितना हो जाएगा t इंटू कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलाम। ये तो 1 सेकंड की बात करी अपने, तो t इंटू कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 10 कूलाम। और t समय में मान लिया मैंने कि t समय में कितना दे रहा हूं उसको मैं 1 कूलाम, कितना दे दिया मैंने उसको 1 कूलाम आवेश दे दिया। मुझे किसका मान चाहिए था, t का मान चाहिए था, तो t समय में कितना दे रहा हूं आवेश का इतना मान आ जाएगा और उसी आवेश को कितना मान रहा हूं कि मैं 1 कूलाम दे दिया मैंने t समय में, तो t गुणा 1 सेकंड में तो इतना दिया, तो t गुणा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलाम इजिकल टू कितना आ जाएगा 1 कूलाम। मुझे किसका मान चाहिए, t का मान चाहिए, क्योंकि t समय में कितना दे रहा हूं मैं 1 कूलाम आवेश, तो 1 सेकंड में दिया हुआ था उसके आधार पर मैंने ये लिखा है ये स्टेप। तो t बराबर कितना आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि t इजिकल टू कितना हो जाएगा 1 बटा ऊपर 1 कूलाम और नीचे वाला जो मान है इसको भेज दिया मैंने इधर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 10 कूलाम। कूलाम से क्या कट गया कूलाम, और t किस में होता है सेकंड में होता है, किस में होगा t सेकंड में। अब अपने पास क्वेश्चन जो आता है यहां से कि 1 बटा कितना आ गया 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलाम। इसको अपन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आगे का इसका सॉल्यूशन देखना है अपन को। तो t बराबर ऊपर तो 1 था ही, नीचे 1.6 है, नीचे कितना बचा 10 टू पावर माइनस 10, 10 टू पावर माइनस 10 को ऊपर लेके जाऊंगा, नीचे घात ऋणात्मक है तो ऊपर घात क्या हो जाएगी धनात्मक, तो 1 गुणा ऊपर लेके गया तो इसकी घात किसकी होगी धनात्मक, जो कि घात नीचे क्या थी ऋणात्मक, तो ऊपर कितना बचा 10 की घात 10 बटा 1.6 इज इक्वल टू 100 गुणा 10 की घात 8 लिख सकता हूं इसको मैं, क्योंकि ये तो 10 की घात 2 और ये 10 की घात 8 कितना हो गया 10 की घात 10 और बटा में कितना चल रहे हैं 1.6। तो 100 को यदि मैं भाग दूं 1.6 से, 100 को भाग दूं 1.6 से और सिंप्लीफाई फॉर्म में करूं तो इसको मैं 10 लिख के यहां पर क्या कर सकता हूं मैं 10 की घात 9, 10 को मैं भाग दूं 1.6 से तो इसका जो मान आता है वो होगा 6.25, 6.25, 10 बटा 1.6 का मान कितना आएगा 6.25 गुणा कितना बचता है अपने पास 10 की घात 9 सेकंड।
ये मान किस में चल रहा है शुरू से ही, क्योंकि अपन किसकी बात करी थी, सेकंड की बात करी, तो सेकंड के लिए अपने मान अभी तक देखा है 6.25 गुना 10 की घात 9 सेकंड, पहली चीज यहाँ पर चल रही है। अब मुझे तो दे दिया टी का मान, अब जरूरी थोड़ा है सेकंड में दे, ऑप्शन में यदि पूछ रहा हो, कॉम्पिटिशन में यदि पूछता है आपसे सवाल, सेकंड में तो अपने पास इतना आ गया, यदि वो पूछे वर्ष बताओ मुझे कि कितने वर्षों पश्चात वस्तु कितना हो जाएगा, कितने वर्ष पश्चात मैंने पूछा है क्वेश्चन में, तो वर्ष के लिए यदि मुझे देखना पड़ेगा तो टी बराबर मुझे क्या निकालना है, वर्ष। तो सेकंड क्या होता है, छोटा मान होता है समय नापने का, और वर्ष क्या होता है, बड़ा मान होता है। तो उसके लिए देखना पड़ेगा 6.25 गुणा 10 की घात 9 सेकंड, और एक साल में कितने सेकंड होते हैं, वो होंगे 3.7 इंटू 10 टू पावर 3.8 इंटू 10 टू पावर 7 ईयर्स। तो एक साल में जो सेकंडों की संख्या होती है 3.8 गुना 10 की घात 7 सेकंड होती है। तो अपने पास ये मान जो हो जाएगा वो बदलेगा साल में। इसका यदि मान देखूंगा तो मेरे पास आएगा 198 साल। इसका यदि मान देखूंगा, इसको मेरे को बदलना होगा, सेकंड को वर्ष में बदलना होगा, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 198 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 198 साल पश्चात उस वस्तु पर कुल एकत्रित आवेश का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1 कूलाम। तो अपन से क्वेश्चन में जो पूछा था कि वर्ष पूछा था, तो वर्ष का मान कितना आएगा, 198 वर्ष। इसी के संदर्भ में आगे देखें तो आवेश की विभिन्न इकाइयां क्या क्या हो सकती हैं। आवेश की इकाइयों की बात करें तो नोट में यदि अपन देखें, नोट आवेश की विभिन्न इकाइयां, सबसे पहली जो तो आपको पता है कूलाम की बात करते हैं, क्योंकि कूलाम ने इसके आवेश के बलों के बारे में बताया था। तो आवेश का जो मात्रक है वो क्या रखा गया, कूलाम के नाम पे रखा गया। तो एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक, उसको तो अपन क्या लिखते हैं, कूलाम, COULAMB कूलाम, और जिसको डिनोट करते हैं अपन सी से। किससे लिखते हैं अपन उसको, सी। कूलाम को अपन लिखेंगे सी से। दूसरी चीज अपने पास आता है CGS मात्रक। कौन सा होगा, CGS पद्धति। तो CGS पद्धति में अपन उसको देते हैं स्टेट कूलाम। क्या देंगे वो उसको, स्टेट कूलाम। तो 1 कूलाम बराबर 3 गुना 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होता है। और ये आवेश की नापे जाने वाली जो सबसे जो छोटी इकाई है वो कौन सा होगा, लोवेस्ट, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश की सबसे छोटी इकाई जो है वो होगी 3 गुणा 10 की घात 9 स्टैटिक कूलाम। ये 1 कूलाम का मान होता है। पहला एसआई मात्रक, दूसरा CGS मात्रक। अब यदि मैं तीसरे की बात करूं, तीसरा अन्य इकाइयां जो होती हैं, एक होता है एब कूलाम, एब्सोल्यूट कूलाम। एब्सोल्यूट कूलाम, इसको अपन बोलते हैं एब कूलाम, एबी। एब्सोल्यूट का क्या लेते हैं, एबी, और एबी कूलाम बोलते हैं अपन इसको, एबी कूलाम। 1 कूलाम बराबर कितना होता है, 10 एबी कूलाम। 1 कूलाम का मान होता है 10 एब्सोल्यूट कूलाम के बराबर होता है। एक और यूनिट दी गई, फोर्थ, ये विभिन्न इकाइयां। सबसे जो बड़ी इकाई होती है आवेश की, सबसे जो बड़ी इकाई होगी वो क्या होती है, फेराडे। फेराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आवेश के बारे में बताया। तो सबसे छोटी इकाई तो वो तो क्या थी, CGS मात्रक होता है, और यहाँ पर फेराडे। तो 1 फेराडे इज इक्वल टू कितना होता है, 96,500 कूलाम। 1 फेराडे इज इक्वल टू कितना होता है, 96,500 कूलाम। आवेश की सबसे बड़ी इकाई। तो सबसे बड़ी इकाई की बात करी मैंने, वो तो कौन सी आ रही है, फेराडे। और सबसे छोटी की बात करूंगा वो कौन सा हो जाएगा आपके पास,
स्टेट कूलाम। क्या हो जाएगा? स्टेट कूलाम। और ये ऐसा ही मात्रक में अपन को क्या देना है, जो हर जगह लेना है वो कौन सा लेना है अपन को? कूलाम। ठीक है, तो यहां तक का जो टॉपिक कवर होता है वो किसके? आवेश के बारे में। यदि एक क्वेश्चन और पूछ ले आपसे यहां पर कि यदि कोई आवेश गति कर रहा है, आवेश गति कर रहा है, अब स्टैटिक की बात कर रहे हैं अपन की स्थिर अवस्था में, तो गति कर रहा है तो उसके द्रव्यमान पर क्या निर्भर पड़ेगा? आपने क्वांटीकरण पढ़ा, तो क्वांटीकरण के और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, क्वार्क पार्टिकल क्या हो सकता है, उन सब के बारे में देखेंगे। तो इसी में यदि आवेश, यदि नोट, यदि आवेश गति कर रहा हो, यदि आवेश गति कर रहा हो तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान पर प्रभाव, तो m जो उसका हो जाएगा द्रव्यमान, आवेश का द्रव्यमान जो देखना होगा वो होगा m नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो इसको प्रभावी जो द्रव्यमान आएगा उसका, इसको क्या बोलते हैं? m जो है, m को बोलते हैं अपन प्रभावी द्रव्यमान। किसी भी टाइम पर प्रभावी द्रव्यमान, प्रभावी द्रव्यमान m का मान, तो m जो आया वो कितना हो जाएगा? m नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो v m नोट जो होगा उसको बोलते हैं विराम द्रव्यमान। विराम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? मैंने बताया था अभी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो विराम द्रव्यमान की वैल्यू लिखी थी, तो यदि ब्रैकेट उसके लिखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? विराम द्रव्यमान 9.1 इंटू कितना था? 10 टू पावर माइनस का 31 किलोग्राम। ये विराम द्रव्यमान है, ये तो होता है। पर यदि वो दौड़ने लग गया तो क्या लगेगा? जैसे अपन खड़े हैं तो अपना अपना पूरा वजन महसूस होता है, पर अपन दौड़ने लग जाते हैं तो दौड़ने लग जाते हैं अपन को अपना द्रव्यमान क्या लगता है? कम। वो किसके कारण होगा? क्योंकि वहां पे कंसेप्ट आ जाता है वेग का। क्या आएगा? वेग का। तो v है वो कितना हो जाएगा? आवेश का वेग। v जो होता है आवेश का वेग, परंतु c जो होगा, c लेना पड़ेगा, c होता है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग। और किस में लेना होगा? ये प्रकाश का वेग किस में होता है? निर्वात में। निर्वात। तो c का जो मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। c का मान तो 3 गुणा 10 की घात 8 होता है, और v आवेश का वेग अपन को क्या होगा? पता होगा। यदि आवेश बैठा हुआ है तो वेग का मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, स्थिर अवस्था में, अब बात इसी की बात करें, स्थिर अवस्था में कितना होगा? प्रूव करते हैं। स्थिर अवस्था में क्या फर्क पड़ेगा? स्थिर अवस्था में m इजिकल टू कितना हो जाएगा? m नोट। स्थिर अवस्था में वेग कितना होता है? 0 अंडर रूट 1 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर तो कितना हो गया? 0। तो m इजिकल टू कितना आ जाएगा? m नोट अंडर रूट 1 माइनस 0, और m नोट अंडर रूट 1 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो जो प्रभावी द्रव्यमान किसके हो जाएगा? विराम द्रव्यमान के बराबर होता है जब वेग का मान क्या हो? स्थिर अवस्था में। ये किस में आएगा? प्रभावी द्रव्यमान। प्रभावी द्रव्यमान वो किसके बराबर होगा? विराम द्रव्यमान के बराबर होगा जब वेग का मान कितना हो? 0। विराम द्रव्यमान के बराबर। एक चीज क्लियर यहां पर कि वेग जब बढ़ेगा तो प्रभावी द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम होगा। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। तो यहां से क्या पता, अपन क्रक्स की यदि बात करें कि जब वेग बढ़ेगा तो m का मान क्या होता है? कम होगा। क्यों? क्योंकि m नोट क्या होता है? नियत। m नोट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका कंक्लूजन जो होगा कि वेग बढ़ेगा तो जो प्रभावी द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि m नोट का मान क्या होता है? नियत। उसके आधार पर अपन ये कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट आता है अपने पास क्वेश्चन है एक मेरा, और इस क्वेश्चन में देखोगे यदि किसी वस्तु को
किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, मतलब वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अपन, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव यदि देखें अपन, किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाने पर, ठीक है, द्रव्यमान क्या होगा, आयतन क्या होगा, उसका घनत्व क्या होगा। तीनों चीजों की बात करते हैं अपन। किसकी बात करेंगे अपन? तीनों चीजों की, कि द्रव्यमान, आयतन और घनत्व। ये तो क्या है? घनत्व, ये आयतन, और ये है द्रव्यमान। यहां वेग की बात नहीं है, अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसमें होगा कि इलेक्ट्रॉन दे दिए मैंने किसी को, इलेक्ट्रॉन दूंगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित, ऋणावेशित वस्तु। ऋणावेशित वस्तु मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी वहां पर? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। क्या बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब आता है कि इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस सिचुएशन में द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। द्रव्यमान बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आप, उससे निकाल नहीं रहे। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की घात -31 ग्राम। तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो आयतन हमेशा क्या होता है? दोनों सिचुएशन में क्या होता है? बढ़ता है। डेंसिटी जो होगी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाने पर, डेंसिटी भी क्या होती है? जो घनत्व होगा, घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। इस कारण से द्रव्यमान, आयतन और घनत्व तीनों क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। परंतु नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन निकाले जाने पर, क्या देख रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन निकाले जाने पर, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? वहां पर वस्तु है, निकालिए तो वहां पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब क्या हो जाएगी? वस्तु धनावेशित वस्तु। कौन सी वस्तु देख रहे हैं अपन? धनावेशित वस्तु। अब धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सही तो आएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कुछ ना कुछ होता है, उस सिचुएशन में द्रव्यमान क्या हो रहा है? कम होगा। आयतन किसी भी सिचुएशन हो, आयतन दोनों में क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, आयतन बढ़ेगा। और दूसरा है डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? वहां पर डेंसिटी भी क्या होती है? घटती है। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो डेंसिटी और द्रव्यमान दोनों क्या होते हैं? घटते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर अपन ये देखते हैं कि वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, सो ये हुआ इलेक्ट्रॉन दिए जाने पर या लिए जाने पर जो अपने सिचुएशन होगी उसके क्वेश्चन ये हैं। क्वांटीकरण पढ़ा अपन ने। क्वांटीकरण में क्या देखे अपन ने कि कुल जो अपन को देखना है कि कुल आवेश की संख्या कितनी हो जाएगी, वो कितना हो जाएगा? Q = ±NE। अब यदि एक दूसरा फॉर्म आता है जिसमें अपन बात करते हैं क्वांटा की। क्वांटा से अपन बात करेंगे क्वार्क पार्टिकल। किसकी बात करेंगे? क्वार्क। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्वार्क पार्टिकल, क्वार्क कण। क्वार्क कण में यदि बात करूं मैं, तो क्वार्क कण क्या होते हैं? आवेश का क्वार्क कण होते हैं जिनका परिमाण जो होता है वो 1/3 के रूप में होता है, 1/3 या 2/3 के रूप में। तो क्वार्क होते हैं दो तरीके के। ठीक है, तो क्वार्क होते हैं जिनका परिमाण इलेक्ट्रॉन के परिमाण के भिन्नात्मक रूप में होता है। मतलब जैसे या तो क्या हो जाएगा? E/3 या कितना हो जाएगा? 2E/3। ये प्लस माइनस हो सकते हैं। इस प्रकार से क्या होगा? E/3, 2E/3 कुछ भी हो सकता है। तो परिमाण क्या हो जाएगा? भिन्नात्मक। ये तो कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। उसके यदि मैं 3 से डिवाइड कर दूं, क्या हो जाएगा? भिन्नात्मक रूप में आएगा। तो क्वार्क कण है वो भिन्नात्मक रूप में होता है। अपन को इतना ही ध्यान रखना है, यदि ये अस्तित्व में हो। क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं, एक तो क्या होता है? अप क्वार्क होगा और दूसरा क्या होगा? डाउन क्वार्क।
दो तरीके के क्वार्क होते हैं। क्वार्क यदि आपसे पूछे तो एक तो होगा अप क्वार्क और दूसरा कौन सा होता है, डाउन क्वार्क। ठीक है, तो भिन्नात्मक रूप में है। अब क्वेश्चन जो यहां से आता है, यदि ऐसा परिमाण होने लग जाए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटा 3 ऐसा परिमाण होने लग जाए, तो मेरा क्वेश्चन जो है वो कहता है यहां पर कि यदि क्वार्क कण अस्तित्व में हो तो क्या आवेश का क्वांटीकरण संभव है। यदि क्वार्क कण अस्तित्व में हो तो आवेश का क्वांटीकरण संभव है, क्योंकि क्वांटीकरण क्या पढ़ा है मैंने, Q इजिकल टू एन ई। परंतु अब यहां पर क्या कह सकते हैं अपन, यदि क्वार्क कण अस्तित्व में पाए जाएंगे भी तो भी क्या हो सकता है, क्वांटीकरण हो सकता है, क्योंकि क्या लेना पड़ेगा आपको, हो सकता है, परंतु जो मान जो लेना पड़ेगा वो किसके, E/3 के रूप में लेना पड़ेगा। पॉसिबल है, पर जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का जो परिमाण जो लेना पड़ेगा वो E/3 या 2E/3 के रूप में लेना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन जब होगी तो अपन क्या कह सकते हैं कि क्वार्क कण का क्वांटीकरण संभव होगा। अभी के लिए इतना इस टॉपिक में। नेक्स्ट